नमस्कार। भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास में आज हम बात करने जा रहे हैं बंग विभाजन की, पार्टीशन ऑफ बंगाल की। ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का इवेंट हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। बंग विभाजन या बंगाल का विभाजन एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी घटना है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ने, जिसने एक पुश दिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को। ये हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि एक कैटलिस्ट के तौर पर इसने काम किया, और बहुत सारी मूवमेंट्स जो बंगाल विभाजन से पहले नहीं चलती थी, या बहुत सारी प्रक्रियाएं या बहुत सारे जो मेथड पैटर्न्स अपनाए गए आज़ादी लेने के लिए, स्वतंत्रता लेने के लिए, जो बंगाल विभाजन से पहले नहीं थे, वो बंगाल विभाजन के बाद नजर आते हैं जब इसके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू होती है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का फैसला किया, और ये कहा अपने ऑफिसर्स को, और इंग्लैंड में ये कहा गया कि क्योंकि बंगाल बहुत बड़ी स्टेट है, एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इवन कि भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक यूनिट जो है वो बंगाल ही था उस टाइम, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ कि उस बंगाल में जो आज का पश्चिमी बंगाल है, छोटी सी स्टेट जो है वो भी शामिल है, और बिहार भी शामिल है, और उड़ीसा भी शामिल है, और असम भी शामिल है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है त्रिपुरा, राजशाही हिल्स, मेघालय, वो भी शामिल है, और आधुनिक बांग्लादेश हम जिसे बोलते हैं वो भी शामिल है। और कलकत्ता जो है वो प्रोविंस की कैपिटल भी है और भारत की कैपिटल भी है। उस टाइम की बात हम कर रहे हैं, तो कलकत्ता जो है वो पूरे बंगाल की कैपिटल भी है और भारत की भी वही कैपिटल है। तो इतनी बड़ी स्टेट को प्रशासनिक तौर पर मैनेज करना, प्रशासन करना, लॉर्ड कर्जन के शब्दों में बहुत मुश्किल था, नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये डिवाइड करने का फैसला किया गया। और इसकी कोशिश लॉर्ड कर्जन से पहले भी हुई है, जब असम को अलग किया गया था। कुछ देर के लिए असम को अलग किया गया है 1870s में, कोशिश पहले भी हो चुकी थी। लेकिन जो भारतीयों को लगा, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार इस बात को कहते हैं, और वो बात भी कुछ हद तक सत्य है, बिल्कुल सही प्रतीत होती है, कि एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो एक हिंदू मुस्लिम एकता नजर आ रही थी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, उनके विरुद्ध, बंगाल विभाजन करके, बंगाल की स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लॉर्ड कर्जन उसको तोड़ना चाहता था और एक कौम को अपने साथ लेना चाहता था, और वो कौम है मुस्लिम्स की। वो कौम जो है वो मुस्लिम्स की कौम है, वो मुसलमानों को अपने साथ लेना चाहता था, ताकि ये यूनिटी भी टूटे और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का इम्पैक्ट है, का प्रभाव है, वो सॉफ्ट हो, उसका प्रभाव हार्ड ना पड़े, वो सॉफ्ट हो जाए। और ये जो डिवीज़न है, ये हमें नज़र आ रही है कि रिलीजन के बेस पे भी हुई है और लैंग्वेज के बेस पे भी हुई है। और 80 मिलियन की पॉपुलेशन उस टाइम लगभग बंगाल की थी, 80 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। जब ये डिवीज़न होती है तो दो पार्ट्स जब नज़र आते हैं, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो है उसमें क्रमशः बांग्लादेश का जो हिस्सा है, मॉडर्न बांग्लादेश जो है, असम जो है वो आ जाता है, असम आ जाता है, और मॉडर्न बांग्लादेश का एरिया जो है त्रिपुरा, और ये जो हिल्स हैं, राजशाही हिल्स, ये शामिल हो जाते हैं। और वेस्ट बंगाल में जो है वो उड़ीसा आ जाता है, बिहार भी आ जाता है, और जो आज का पश्चिमी बंगाल है वो भी आ जाता है। तो ये डिवीज़न है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो पूर्वी बंगाल बनता है इस डिवीज़न के बाद, उसमें जो आज का बांग्लादेश है और जो असम है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, त्रिपुरा, राजशाही हिल्स, मेघालय, ये सब शामिल होती हैं। और जो पश्चिमी बंगाल बनता है उसमें उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल जो आज का है वो शामिल होता है। और हुआ क्या कि जो पश्चिमी बंगाल बना, इसमें ज़्यादा हिंदू आए, ये हिंदू डोमिनेटेड था। और ये जो ईस्ट बंगाल बनता है ये मुस्लिम डोमिनेटेड बनता है, इसमें मुस्लिम्स की जनसंख्या ज़्यादा है, और उधर पश्चिम की साइड में हिंदूज की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है। लेकिन लैंग्वेज के बेस पे क्या होता है कि यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटी में आ जाते हैं, ठीक है, बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटी में आ जाते हैं।
और हिंदी स्पीकिंग ज़्यादा है, हिंदी और उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है, और बंगाली स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी में है, कम संख्या में है। और यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे। बंगाली स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज़्यादा है। तो इस हिसाब से ये जो बंगाल का डिवीज़न था वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, और आम जनमानस में एक आक्रोश था इस चीज़ के खिलाफ कि ये डिवीज़न बिल्कुल गलत किया गया है। एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बना दिया यहाँ पर, जो पश्चिमी हिस्सा था बंगाली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और इधर लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी है, और पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर बंगाली मेजॉरिटी में होने चाहिए थे, हाँ, लेकिन वो मुस्लिम्स इधर हैं और हिंदूज उधर हैं। यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा थे लेकिन बंगाली मेजॉरिटी बन जाती है। तो ये एक डिवीज़न जो है वो एक बिल्कुल गोलमाल जो है वो नज़र आ रहा था। ये बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आया, और इसके अगेंस्ट कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस के बाहर भी मूवमेंट चलाने का फैसला किया गया कि बंगाल विभाजन को आप वापस लीजिए, ये बंगाल विभाजन का फैसला बिल्कुल गलत है। ये आपने हिंदू मुस्लिम एकता जो है, जो भारत जो है एक सेकुलर कैरेक्टर रखता है, एक सेकुलर अप्रोच जो है वो रखता है, जो एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र है भारत का, शुरू से नज़र आ रहा है। अंग्रेज़ों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको बिखेरने की कोशिश की है। तो ये मूवमेंट है, आंदोलन जो है कांग्रेस के भीतर भी शुरू होता है, कांग्रेस के बाहर भी शुरू होता है। तो कांग्रेस के भीतर जो है, जैसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1906 में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे अधिवेशन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1906 में होता है वो कलकत्ता में होता है, और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो दादा भाई नौरोजी हैं, और फैसले लिए गए कि किस प्रकार से मूवमेंट चलाई जाए। लेकिन एक बात ये भी हो रही थी कि एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है चाहता था कि उनके दल का कोई नेता जो है वो प्रेसिडेंट बने, वो अधिवेशन प्रधानगी करे इसके, जो कलकत्ता में हुआ है। लेकिन दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन है इंडियन पॉलिटिक्स के, कोई और होता तो शायद संघर्ष की राह शुरू हो जाती, है ना, लेकिन 1906 में उस संघर्ष को रोक दिया गया। 1907 में हम देखेंगे, हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे कि सूरत में ये स्प्लिट हो जाती है कांग्रेस की, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर आगे चलकर मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो ये बात 1906 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे तो दादा भाई नौरोजी के अगेंस्ट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका एक अपना रुतबा है। लेकिन ये फैसला जरूर लिया गया कि इस मूवमेंट को आप तेज करिए, इस आंदोलन को आप तेज करिए, इस प्रकार से करिए कि ये जो फैसला है बंगाल विभाजन का हुआ है इसको वापस लेना पड़े, और ये स्लो ना हो, जैसा वो पटिशन वाला प्रेयर वाला जो तरीका है मॉडरेट्स का वो ना चले। तो ये बात कुछ हद तक सही भी हुई, और दादा भाई नौरोजी की प्रधानगी में फैसला लिया गया कि इस मूवमेंट को तेज किया जाएगा, और वो जो मूवमेंट है वो स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन की तर्ज पर होगी। मैंने बॉयकॉट पहले लिखा, स्वदेशी बाद में, लेकिन बुक्स जो होती हैं आमतौर पर स्वदेशी एंड बायकॉट कहती हैं, बायकॉट एंड स्वदेशी नहीं कहती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो मेरे ओपिनियन में वो गलत है कि आप जब किसी चीज़ का बहिष्कार करेंगे तभी तो कोई नई चीज़ लाएंगे ना। तो आप बहिष्कार करना चाहते हैं फॉरेन गुड्स का, आप बहिष्कार करना चाहते हैं इंग्लैंड से बनी हुई गुड्स का, वस्तुओं का, तो जब आप बहिष्कार कर देंगे आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास कोई परिवर्तन नहीं है, आपके पास उसका कोई बदल नहीं है, तभी तो आप भारत में कुछ अपना शुरू करेंगे, जिसको हम स्वदेशी कहते हैं कि अपने देश में बना हुआ, उसके बिना तो शुरू नहीं करेंगे। तो पहले बहिष्कार होगा तब स्वदेशी होगा, तभी स्वदेशी बनाएंगे, और ये चीज़ हुई। हर चीज़ का फॉरेन का जिसका कनेक्शन था उसका बहिष्कार करने का फैसला किया गया, अदालतों का बहिष्कार किया गया, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया, स्पेशली फॉरेन क्लोथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़ा ही बाहर से आ रहा था, रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था, कपड़ा बाहर से आ रहा था, जिसको बेच कर अमीर जो है होता जा रहा था इंग्लैंड। तो फॉरेन गुड्स में और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन फॉरेन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा था, और उसकी होली जलाई जाती थी, उसको जला दिया जाता था, ताकि एक आर्थिक नुकसान, आर्थिक धक्का जो है वो भी पहुँचाया जा सके अंग्रेज़ों को, उनकी आर्थिक नीति को धक्का पहुँचे। तो ये चीज़ इस ढंग से शुरू होती है। अब आप किसी चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर नई चीज़ तो आएगी ना, फिर स्वदेशी शुरू होता है। खादी का प्रचलन महात्मा गांधी ने आगे चलकर तेज़ किया, खादी को जोड़ दिया इस मास मूवमेंट के साथ। तो लेकिन वो खादी की बात जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है कि आप खादी बनाएंगे, ठीक है। नेशनल केमिकल्स नाम की फैक्ट्री जो है वो लगती है कलकत्ता में,
शिक्षा का बहिष्कार होता है, हमें आपकी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्कूल बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कॉलेज बनाए जाते हैं, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रेसिडेंसी कॉलेज पहले बना, राष्ट्रीय कॉलेज अरविंदो घोष ने बनाया था, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी संस्था में तब्दील हो जाता है, बदल हो जाता है। इस प्रकार से हर चीज़ राष्ट्रीय का जोर दिया गया, राष्ट्रीय और स्वदेशी का जोर जो है वो दिया गया, उसका प्रचलन जो है वो यहाँ से शुरू होता है। बहुत टॉर्चर किया गया, अत्याचार अंग्रेजों ने किया, इसको तोड़ने की कोशिश की गई, इस मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की गई और वो कुछ हद तक कामयाब भी होते हैं, लेकिन अंततः ये मूवमेंट जो है वो भारत में फैल जाती है, ये बंगाल की नहीं रहती। विभाजन बंगाल का हुआ, लेकिन जो मूवमेंट है वो कांग्रेस के नेताओं के जो एक कोशिश थी, प्रयत्न था, और उसके बाहर भी जो भी कोशिश हुई है कि इस विभाजन के फैसले को वापस लिया जाए, तो मूवमेंट पूरे इंडिया में फैलती है। तो ये पूरे भारत में फैलाव होता है। तो 1911 में ये फैसला लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग तब वाइसरॉय बन गए थे, लॉर्ड हार्डिंग तब वाइसरॉय बने थे। तो ये फैसला हुआ गया, फिर ये फैसला लिया गया कि ठीक है, हम इस विभाजन को रद्द करते हैं। 1911 में फैसला होता है। 1911 में इस बात का फैसला होता है, भारत का विभाजन बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है, बंगाल फिर से एक कर दिया जाता है। आगे चलकर लैंग्वेज के बेस में 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हुए, बट दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, क्योंकि वो जो बातें उठती थी वो जनमानस उठा रहा था। जो लैंग्वेज के बेस पर डिवीज़न की बात हुई है, हमारी बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उसका बेसिस लिंग्विस्टिक डिवीज़न है, ठीक है, भाषा के आधार पर ही है, तो वो अलग बात है, उसमें कोई ऐसा चालबाजी नज़र नहीं आ रही उसकी एकता को तोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर वो नज़र आ रही थी भारत मुस्लिम एकता को तोड़ने का जो प्रयत्न किया गया था। फिर अंततः ये फैसला वापस लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बंगाल विभाजन की बात जो हमने यहाँ पर की है वो आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से एक घटना जो छोटी सी स्टेट में घटती है, पूरे भारत में तो नहीं है, ठीक है, स्टेट बड़ी है, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन में घटती है, मैं इस ढंग से बोलता हूँ, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में घटती है, वो किस प्रकार से पूरी मूवमेंट को प्रभावित करती है पूरे भारत में। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।